Today we will be talking about the experimental psychology historical background. Experimental psychology की और तमाम disciplines की तरह एक background और history है. ये एकदम से तो वजूद में नहीं आई थी. So some sciences are very old. You will find them even in the periods of time जब की history भी हमारे पास मौजूद नहीं है. We can't go that far back in psychology because if there were very prehistoric ways of studying human mind, we have not recorded it. But we know very little bit about it. So we will be starting with the historical background of experimental psychology as it is documented and recorded and presented in books. तो वो जो महफूज है हमारे पास, क्योंकि हम है ही साइंस ना, हर चीज रिकॉर्ड की हुई हम मानते हैं. So जब तक हमारे पास कोई रिटन हिस्ट्री होगी, हम उसी को डिराइव करेंगे. And one day I hope we can go to prehistoric times and see how experiments were conducted, if they were. हमारे एक बड़े फेमस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं एबिंगहॉस. उन्होंने मेमोरी पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत मशहूर थे अपने जमाने में. उनका कहना है कि साइकोलॉजी का माजी तो बहुत दूर तक जाता है, लेकिन इसकी हिस्ट्री कंपैरेटिवली ब्रीफ है. इसका मतलब वही है जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि इसका माजी तो बहुत प्री हिस्टोरिक है. पता नहीं कब से इंसानी ज़हन और बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री डॉक्यूमेंट हुई हुई है वो इतनी लंबी नहीं है. ये एक डिसिप्लिन के तौर पे उभरने में इसको बहुत ज्यादा सेंचुरीज नहीं गुजरी. साइकोलॉजी जो उभरी है, तमाम साइकोलॉजी वो फिजियोलॉजी और फिलॉसफी के कॉम्बिनेशन से उभरी, क्योंकि ह्यूमन माइंड के बारे में और उसकी सोच के बारे में जो साइंस डिसिप्लिन या बॉडी ऑफ नॉलेज बात करती थी वो फिलॉसफी थी. अब क्योंकि साइंस जो है वो तजस्सुस पे चलती है, क्यूरियोसिटी इज द मेन मोटिवेशन फॉर साइंस, कि देखें चीजें होती कैसे. तो ह्यूमन माइंड के बारे में भी तजस्सुस होगा, क्यूरियोसिटी होगी. तो जब साइंटिफिक साइकोलॉजी उभरी तो उसके पीछे कुछ फिलॉसफी की थ्योरीज थी, जिनमें एक डुअलिज्म थ्योरी थी जो ये कहती है कि इंसान का माइंड और बॉडी जो है वो अलग अलग है. तो इसलिए बॉडी को तो बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजियोलॉजिकल साइंसेस स्टडी करती थी, और माइंड के बारे में फिलॉसफी जो है वो मफरूजे बनाती थी, लॉजिक की थ्योरीज बनाती थी. हाउ डू ह्यूमन रीजनिंग टेक्स प्लेस. सो इसके ऊपर डेवलपमेंट होने लगी आहिस्ता आहिस्ता कि हम साइंस की तर्ज पे ह्यूमन माइंड के स्टडी को डेवलप करें. तो फिलॉसफी की अपनी कंट्रीब्यूशन थी और फिजियोलॉजी की, जो कि ह्यूमन बॉडी को स्टडी करती है, अपनी कंट्रीब्यूशन थी. सबसे अर्लियर फिलोसोफर जिसको हम डेकार्ट कहते हैं, वो कहता था आई थिंक देयरफॉर आई एम. मेरा वजूद ही जो है वो इसलिए है क्योंकि मैं सोचता. उसकी सोच में कुछ गलतियां बाद में पॉइंट आउट की, मजीद जो थेरीज आगे आई और सोचने वाले आए, लेकिन उसकी इस थेरी पे कि माइंड और बॉडी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, साइंस ऑफ साइकोलॉजी ने डेवलप करना शुरू किया. तो मसलन आपकी सोच कुछ आई है या आपका बॉडी में कोई एक्शन हुआ है, तो जो बॉडी में चेंज आई है वो आपकी सोच को इफेक्ट करेगी, आपकी माइंड की कंडीशन को करेगी, आपकी नींद को करेगी, आपकी खुशी की कैफियत को करेगी, और आपकी खुशी की कैफियत आपके चेहरे, आपका रंग, आपका काम करने की एनर्जी उसको करेगी. तो आज तो हम ये जानते हैं, लेकिन जब डेकार्ट ने कहा था तो कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बनी आहिस्ता आहिस्ता, जिसने साइंटिफिक बेसिस समझने की कोशिश की कि बॉडी और माइंड एक दूसरे को ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं. पहले ये दोनों दो सेपरेट साइंसेस के तौर पे देखी जाती थी. फिर डार्विन की रिसर्च भी, क्योंकि फिजियोलॉजिकल साइंसेस से है, मेनली बायोलॉजिकल थ्योरी को पे बेस्ड है, तो उसकी जो एवोल्यूशनरी थ्योरी थी उससे भी कुछ ये जो रिलेशनशिप है साइकोलॉजी और बायोलॉजी की, वो जो है वो डेवलप हुई और उसमें नए नए रास्ते, नई नई डायरेक्शंस जो है वो इमर्ज हुई. अर्ली 90s में साइकोलॉजिस्ट ने नेचुरल साइंस का मॉडल यूज करके, कि जैसे लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उस तरह से
सेंसेस पे एक्सपेरिमेंट शुरू किए. मसलन हम सोचते हैं तो पहला ख्याल जब आता है तो ज़हन में किस तरह की एक्टिविटी होती है, आंखें देखती कैसे हैं, कान सुनते कैसे हैं, आवाज का क्या लेवल होना चाहिए जो हम सुन सकें, खुशबू की कितनी मिकदार होनी चाहिए जो हम महसूस कर सकें. So those were the early experiments. They were simple. The labs were simple, but they were modeled on the basis of the natural sciences. तो ये हमने पहले वो किया और फिर हमने उसको रिड्यूस करके उससे बहुत से नतीजे निकाले. तो ये सारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये आपको ये बताता है कि साइकोलॉजी साइंस के तौर पे कैसे उभरी, नेचुरल और फिजिकल साइंसेस की डेवलपमेंट से चली. अर्ली जो साइकोलॉजिस्ट थे वो चाहते थे कि वो भी साइंसदान के तौर पे साइकोलॉजी को साइंस बनाए, और फिलॉसफी से फिर थोड़ा सा अलग होना पड़ा क्योंकि फिलॉसफी तो एक्सपेरिमेंट नहीं करती और इतनी साइंटिफिक उस तरह नहीं है जिस तरह के साइकोलॉजी बनना चाहती थी. तो एक इसमें कैच जरूर आया और जो आज तक हल नहीं हो सका, इंसानी जहन को स्टडी कर रहा है. ये एक साइकोलॉजी की नेचर में है. अगर आप एक साइंसदान के तौर पे आवाज को स्टडी करते हैं या रोशनी को या किसी केमिकल को, तो आपका जहन उस केमिकल को स्टडी कर. दो इंसानी जहन इक्वल है. एक इंसानी जहन को स्टडी कर रहा है. ये हमारी साइंस का एक मसला भी हो सकता है और ये हमारी साइंस की एक स्ट्रेंथ भी हो सकती है.